बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ बेटा जो है ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और उनमें से पहली दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम बेटा आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन से। वो प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या आइंस के ऊपर, और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूट। उन प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये चार तरह की होती हैं: लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बेटा चार जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों हम इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, कैसे, ये लफ्ज़ कहाँ से आया बेटा, आपने ये बात याद रखनी है कि हम इसके लिए आपको एक सादा सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि हमारे पास 3 बीकर हैं। तीनों बीकर्स में हमने 1 किलोग्राम वाटर लिया। अब हम इस 1 ग्राम वाटर का 0.1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने 6 ग्राम यूरिया ऐड कर दी एक बीकर में, दूसरे में 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दी और तीसरे में हमने 34.2 ग्राम जो है वो सुक्रोज ऐड कर दी। अब ये तीनों जो सॉल्यूशन बने हैं, ये तीनों, इनकी मोलैलिटी कितनी है? मोलैलिटी जो है वो होगी 0.1 मोलल सॉल्यूशन हमने जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अब बेटा प्योर वाटर जो होगा अल्टीमेटली उसका कोई बॉइलिंग वेपर प्रेशर होगा किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। जब हमने उसमें ये सोल्यूट ऐड किए हैं तो वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज़ कर गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज़ कर गया। अब यहाँ पे ये लगता है कि जैसे सुक्रोज जो है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल होते हैं ग्रुप्स, तो हमने ये सोचा होगा कि वो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इसमें मैक्सिमम होगी और यूरिया की लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर जो है वो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स तमाम सोल्यूशन में सेम है। 1/10 ऑफ द एवोगैड्रो नंबर हमने पार्टिकल उनमें ऐड किए हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड किस पे करती होती हैं? वो हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उनका मोलर मास क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो अब बेटा जो है ना वो तमाम तीनों सोल्यूशन के अंदर क्योंकि हमने डिफरेंट सोल्यूट ऐड किए हैं, लेकिन हमने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि तीनों सोल्यूट्स जो डिफरेंट हैं, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, इन तीनों के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम ऐड किए हैं, तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर भी सेम होगी। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो सोल्यूट जो होना चाहिए ना हमारा, वो नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इसी तरह बेटा लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, और इस केस में जो हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ है वो 0.052 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हुआ है, और ये वह 0.186 डिग्री सेल्सियस तक डिप्रेस हुआ है। यानी सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो वाटर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब हमने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा वो हो गया -0.186 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो हो गया बेटा 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट का, जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होता है।
इसी तरह बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि वो कहता है कि जब हमने एक मोलल सोल्यूशन जो है वो बनाया, प्योर वाटर का 1 किलोग्राम वाटर ले लिया और उसका 1 मोलल सोल्यूशन प्रिपेयर किया, 60 ग्राम यूरिया ऐड कर दी, 180 ग्राम हमने ग्लूकोज ऐड कर दी और 342 ग्राम जो है वो हमने शुगर ऐड कर दी यानी सुक्रोज ऐड कर दी। तो हमारे पास जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन के अंदर आएगा वो हमारे पास फिर ये आएगा, यानी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा हो जाना इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन द, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना इसको हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा कांस्टेंट है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एक सॉल्वेंट का जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर उसको हम कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है बेटा ये किसको कहते हैं, जब एक सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है यानी कम हो जाता है। ये दोनों आपने याद रखनी है डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बेटा ये दोनों आपने याद रखनी है, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी कि कंडीशन क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन जो है बेटा वो डाइल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओबेट व्हेन द सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड आल्सो व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखने हैं दो। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लो हो जाता है कैसे बेटे आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने प्योर जो है वो सॉल्वेंट लिया हुआ है, जैसे लेट्स सपोज वाटर ही है या कोई भी सॉल्वेंट है वो प्योर फॉर्म में। तो बेटा इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका यहाँ पे सरफेस से वो पे आएंगे और सरफेस पे वो बाहर निकल जाएंगे, यानी वो वेपोरेट हो सकते हैं तमाम साइडों से, पूरी सरफेस से वो ईज़िली वेपोरेट हो सकते हैं और ईज़िली वो वेपर्स की शक्ल में जा सकते हैं और अपने वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने उस सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल बेटा जब हमने उसके अंदर जो है वो उसी सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, हमने सोल्यूट के पार्टिकल मिक्स कर दिया यानी कि हमने सॉल्यूशन बना दिया। अब ये जो सोल्यूट होगा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल होगा, तो ये क्या करेगा, ये सरफेस पे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बेटा मौजूद होंगे ये उन पार्टिकल्स को बाहर जाने से रोकेंगे, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को बाहर जाने से वेपोरेट होके वेपर में जाने से रोकेंगे। इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा, इस बात को हम किस तरह से समझेंगे, हम इस बात को यहाँ पे डायग्राम की शक्ल में समझ सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको रोल्स लॉ की मदद से समझ सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट आपने ऐड किया है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें डेल्टा पी ओवर पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये इक्वल किसके है, x2 के। x2 क्या है, x2 बेटा यहाँ पे जो है ना वो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की। तो मोल फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू कैसे हम लेते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्ट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स दो ही हैं, दो तरह की हैं, एक है सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और एक होंगे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसको x2 कहते हैं कि n2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट और सॉल्वेंट के, n1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं। तो हमारे पास ये x2 की वैल्यू आ गई, इसको हमने उठाया इस इक्वेशन में x2 की जगह पे लिखा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम कहते हैं कि चूँकि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, तो डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि सोल्यूट बहुत कम है, तो जो डिनोमिनेटर में n2 की वैल्यू है इसको हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा पी ओवर पी नोड इज इक्वल टू n2 ओवर n1, n2 ओवर n1। तो अब हमने बेटा क्या किया, n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। सॉल्वेंट के n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द इट्स मोलर मास। N2 जो है वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, तो ये क्या होगा, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो W2/M2 कह दिया। अब ये वैल्यूज़ उठाई हमने, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देना है N2 और N1 की जगह पे। जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू W2/M2 मल्टीप्लाई बाय M1/W1। तो इन दोनों को जब हमने यहाँ से रिलेशन को बेटा हमने M2 निकालने के लिए, M2 है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये निकालने के लिए जब हमने M2 की वैल्यू निकालने के लिए जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है बेटा वो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि M2 क्या है, डैट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकें। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत अहम MCQ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकें, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एक लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब एक नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है तो अल्टीमेटली वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कर रहा होगा, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी सोल्यूट की उतना ही वेपर प्रेशर में कमी भी जो है वो ज़्यादा आएगी। ग्राफिकली वो कहता है अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो लेट्स सपोज हमने एक ग्राफ ड्रा किया जिसमें हमने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे ले लिया और वेपर प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन है जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लाए करता है, यानी कि इसके ऊपर इस लाइन पे जाके यानी कितना वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ, जब यहाँ तक वेपर प्रेशर आ जाएगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाएगा और सॉल्वेंट हो या लिक्विड हो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पहले हमने बेटा जो कर्व ली वो A और B कर्व है, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। प्योर सॉल्वेंट का हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एक्सटर्नल प्रेशर पे, यानी इस पॉइंट पे जाके T1 टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हो गया। ये क्या बॉयल होना शुरू हो गया, प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, अब हमने उसका सोल्यूशन बना लिया, सोल्यूशन बनाने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, हमने उसको हीट करना शुरू किया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ तो हमने जब उसका टेम्परेचर नोट किया तो वो आया T2। तो हमने कहा कि डेल्टा TB चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट वो कितना आया, वो आया T2 माइनस T1, यानी कि टेम्परेचर पहले वही सॉल्वेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट था T1, लेकिन जब हमने उसमें सोल्यूट ऐड किया तो उसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, T2 आ रहा है, जो कि T1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर गया। कैसे, जब हमने सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर। तो ये बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने रिलेशनशिप देखना है, वो कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ये आएगा कितनी अमाउंट हमने सोल्यूट की ऐड की है, कितनी अमाउंट हमने सोल्यूट की ऐड की है, ये उस पर डिपेंड करेगा, यानी मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। हमने लिखा डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी बेटा जो है वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब हमने जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगाया, वो KB है। KB को हम जान चुके हैं, ये एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या इसको मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब बेटा हमने M की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। M की वैल्यू कहाँ से आएगी,
एम की वैल्यू आएगी मोलैलिटी से। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स किसके बराबर होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। तो हमने लिखा मैस ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब हमने कहा सोल्यूट का मैस आ गया W2, सोल्यूट का मोलर मैस आ गया M2। अब 1/W1 मैस ऑफ द सॉल्वेंट 1000 पे हमने डिवाइड किया ताकि किलोग्राम से ग्राम में आ सके। तो मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगी 1000 W2/M2 मल्टीप्लाई बाय W1। तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाय 1000 W2/M2 मल्टीप्लाई बाय W1। तो यहाँ से बेटा हमने M2 की वैल्यू लेनी है, M2 को इधर ले जाएं, डेल्टा TB को इधर ले आएँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमें क्या बता रही है? M2 की वैल्यू बता रही है। M2 क्या है? डेट इज़ द मोलर मैस ऑफ द मोलिकुलर मैस ऑफ द सोल्यूट, मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट या मोलिकुलर मैस ऑफ द सोल्यूट। तो हमने याद रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोलर मैस या मोलिकुलर मैस निकाल सकें। अब हमने ये बात अभी तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा, अभी हम इसको देखने जा रहे हैं कि क्या वाकई ही ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट होती है। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने एक अपरेटस सेट किया जिसको हम कहते हैं लैंड्सबर्गर मेथड। इस मेथड में हमने बेटा अपरेटस क्या लगाया? एक हमने इनर ट्यूब ली है, ये इसमें एक होल है, इस इनर ट्यूब में एक होल है साइड पे, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इस इनर ट्यूब में एक होल। ये ट्यूब जो होती है ये ग्रेजुएटेड होती है, यानी कि इसके ऊपर ग्रेड लगे होते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्लास्क ली है जिसको हम बॉइलिंग फ्लास्क कहते हैं। ये क्या करती है? ये इस रोज हेड के ज़रिए, एक ग्लास ट्यूब के ज़रिए, रोज हेड के ज़रिए इसके अंदर सॉल्वेंट के वेपर्स भेजेगी हीट करके, ठीक है। एक आउटर ट्यूब ली हुई है। ये आउटर ट्यूब जो है ना, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जब वेपर्स यहाँ से रिलीज़ होंगे तो ये आउटर ट्यूब जो है वो उनको कैच कर लेगी। और एक हमने थर्मोमीटर लगाया है जिसको हम कहते हैं बैकमैन थर्मामीटर, और बैकमैन थर्मामीटर की मिनिमम रीडिंग कितनी होती है? 0.01 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट MCQ भी है, आपने याद रखना है कि बैकमैन मेथड जो है वो मिनिमम कितना टेम्परेचर चेंज नोट कर सकता है? 0.0 केल्विन तक। बहुत सेंसिटिव होता है ये। अब बेटा हमने क्या किया? हमने जो है वो इस ट्यूब के अंदर, इनर ट्यूब के अंदर, यानी इस ट्यूब के अंदर हमने एक सॉल्वेंट प्लेस कर देना है, और वही सॉल्वेंट हमने इस सेपरेटिंग फ्लास्क में भी ले लेना है। वही सॉल्वेंट जो यहाँ पे था उसको हमने यहाँ पे एक सेपरेटिंग फ्लास्क में ले लेना है। अब यहाँ से हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से ये सॉल्वेंट जो है ना ये वेपराइज होगा। वेपर इसके यहाँ से मूव करके इस इनर ट्यूब में जाएंगे, और इस इनर ट्यूब में मौजूद सॉल्वेंट को वो क्या करेंगे? हीट अप करेंगे बाय द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इस तरह ये सॉल्वेंट जो है ना ये हीट अप होते होते जो इनर ट्यूब में होगा ये बॉयल होगा। जैसे ही ये बॉयल होगा थर्मोमीटर हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट दे देगा कि इतने टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट जो है वो बॉयल हुआ था। अब हमने ये सब कुछ रिमूव कर देना है, और सॉल्वेंट जो के अंदर जो है ना सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बना देना है। सोल्यूशन बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है? जब हमने यहाँ पे सोल्यूशन बना दिया, पहले हमने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में नोट कर लिया। अब हमने इसमें जो है ना वो सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट भी ऐड कर दिया, सोल्यूशन बना दिया। दोबारा से यहाँ से वेपर हम इसमें पास करते हैं। वेपर दोबारा जाके इस इनर ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन होगा उसको हीट अप करेंगे, और जब जैसे ही वो बॉयल होगा तो हम थर्मोमीटर से नोट कर लेंगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का भी नोट कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो पहले जो नोट किया था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उससे वो ज़्यादा होगा। तो यानी चेंज इन द टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिलेगा, उसको हम डेल्टा TB कहेंगे, और उस में वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा TB की, और KB हमें पता होता है हर सोल्यूशन के लिए, तो इससे हम मोलिकुलर मैस जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट बेटा जो लेक्चर होगा उसमें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।